हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नेम ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस करेंगे, जिसमें ये बताता है जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है, और जो स्टडी होती है ब्लड की उसे हेमाटोलॉजी कहते हैं। अब जो वॉल्यूम होता है ब्लड में, मतलब मात्रा कितनी होती है मेल और फीमेल में, तो वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल की जो ब्लड ब्लड वेट जो दिया हुआ है वो 5 to 5.5 लीटर दिया हुआ है, और जो फीमेल में दिया हुआ है वो 4.5 लीटर दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो 15 लीटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। मतलब कि ब्लड का फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर हमारे बॉडी में ऐसे प्रेजेंट होता है। जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.2 to 7.4 पीएच होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। अब आर्टरी में जो ब्लड होता है, जब आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस समय जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.4 होता है, जिसकी वजह से जो CO2 का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और इसी वजह से एच आयन का भी लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर जो वेन का है, वेन में जब ब्लड फ्लो करता है तो उस समय 7.2 पीएच होता है, जिसकी वजह से जो CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, उसी वजह से एच आयन का भी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग मतलब जैसे कि ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत ही सारी चीज़ें जो फंक्शंस कर रही होती हैं। तो उसी तरीके से ब्लड को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है वो ब्लड प्लाज्मा है, और जो सेकंड है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% प्रेजेंट होती है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो अप्रॉक्सीमेटली 1% होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो 9% होता है, और जो वाटर है वो 92% प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% होता है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, और वो 1.5 to 3 लाख पर mm³ हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से ल्यूकोसाइट मतलब होता है WBC, वो हमारी बॉडी में 6000 to 7000 पर mm³ हमारी बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। और इराइथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट होते हैं। इराइथ्रोसाइट मतलब होता है RBC, मतलब कि जो हमारे ब्लड में जो RBC होती है वो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट होती है। अब कुछ नोट्स हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्दर पढ़ने के लिए। तो पहला जो दिया हुआ है वो ये है कि प्लाज्मा कैसे बनता है। मतलब कि प्लाज्मा जो है ब्लड में ही पाया जाता है, बट वो बनता कैसे है, मेरा मतलब है कि मतलब क्या चीज़ उससे माइनस करें कि वो प्लाज्मा बन जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग ब्लड से फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ये पूरी चीज़ हटा देंगे अगर, तो प्लाज्मा बन जाएगा। उसी तरीके से सिरम तब आता है जब हम लोग को चोट लग जाती है, तब जो नरमी सी रहती है, खून निकलने के बाद जो नरमी सी रहती है वहाँ पर सिरम की कोटिंग हो जाती है हमारी बॉडी की तरफ से। तो जो प्लाज्मा है उससे अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कुछ फर्दर पार्ट्स और हैं, उसमें एक क्लॉटिंग फैक्टर आता है, उससे अगर हम लोग हटा देंगे प्लाज्मा से हटाएंगे तो सीरम बन जाएगा। और उसी तरीके से लिम्फ फ्लूइड होता है, जब हम लोग ब्लड से मैक्रो प्रोटीन मतलब बड़े बड़े प्रोटीन और RBC और प्लेटलेट्स हटा देंगे तो लिम्फ बन जाएगा। अब उसी तरीके से बफर सिस्टम वो होता है जो हमारे ब्लड का जो पीएच होता है उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है, मतलब कि कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके ना कंट्रोल करने की वजह से हाइपरटेंशन और हाँ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि हीमोग्लोबिन और HCO3 को हम लोग कहते हैं।
अब यहाँ पे दिया है ब्लड वॉल्यूम इज़ रेगुलेटेड बाय अ किडनी ऑफ जेजी सेल्स। हमारी बॉडी में, हमारे किडनी में जेजी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ब्लड का वॉल्यूम बनता है, ब्लड का वॉल्यूम बनता है। अगर फीमेल है तो 4.5 लीटर तक बनेगा, अगर मेल है तो 5.5 लीटर तक बनेगा। रिलीजेस कहाँ से रिलीज़ होता है? रिलीजेस इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन, मतलब कि किडनी में जो जो जेजी सेल होते हैं वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होता है, इराइथ्रोपोएटिन जिसे कहते हैं, जो कि इंक्रीज़ करता है आरबीसी की फॉर्मेशन को। हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसकी फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करता है। कौन करता है? इराइथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो कि जेजी सेल से निकलता है, वो इंक्रीज़ करता है आरबीसी को। और जो आरबीसी होता है वो रेड बोन मैरो में बनता है, जिसे हम लोग इराइथ्रोपोइसिस कहते हैं। इराइथ्रोपोइसिस मतलब होता है कि ब्लड का बनना, काइंड ऑफ आरबीसी का फॉर्म होना, वो भी रेड बोन मैरो में। अगर हमारे बॉडी में ब्लड का इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में, जो कि प्लाज्मा में फॉर्म हुए थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो 1% प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें भी क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद सोडियम आयन होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, बहुत कम होता है हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड में भी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है वो NaCl है, और सेकेंड जो है NaHCO3 है, और कुछ और भी प्रेजेंट होते हैं जिसका जानना हमें ज़रूरी नहीं है, बट इतना जानना ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लाज्मा में दिया हुआ है, प्लाज्मा एलिमेंट्स पे दिया हुआ है, जो कि है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो हमारी बॉडी में 8 to 9, हमारे ब्लड में 8 to 9% प्रेजेंट होता है। उसमें भी पहला होता है प्रोटीन, जो कि 6 to 8% होता है। अब ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एल्ब्यूमिन, सेकेंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है ग्लोब्यूलिन्स। तो जो एल्ब्यूलिन होता है वो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में मैक्सिमम पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है कंपैरिजन टू प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन्स। और ये जो फॉर्म होता है वो लिवर में फॉर्म होता है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसका फंक्शन जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन कराता है, मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड के फ्लो कराने में मदद करता है ये। अब प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं, जो कि मिनिमम होता है हमारी बॉडी में, काइंड ऑफ हमारे ब्लड में ही मिनिमम होता है, और ये लार्जेस्ट, इसका जो अपीयरेंस होता है वो लार्जेस्ट होता है, और ये भी प्रोड्यूस लिवर से ही प्रोड्यूस होता है, बट इसका जो फंक्शन होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर में काम आता है। और गाइस, जब हम सीरम के बारे में पढ़ रहे थे, अगर इसी चीज़ को, जब हम लोग प्लाज्मा से इसी चीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीरम बन जाएगा। और यही ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ये हमारे चोट को, मतलब जो खून होता है उसको ना बहने में मदद करता है, ताकि वो ना बहे, ज़्यादा से ज़्यादा कम बहे, जो क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ब्लड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लोग को इसकी कमी हो जाएगी तो जब हम लोग इंजर्ड होंगे तो हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क हो जाती है, मतलब लाइफ रिस्क हो जाती है। और अब हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है ग्लोबुलिन, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो टाइप्स हैं, कुछ 3 प्रकार के टाइप्स हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा ग्लोबुलिन, सेकेंड है बीटा ग्लोबुलिन, थर्ड है गामा ग्लोबुलिन। तो जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन होता है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो बाइंडिंग होता है, मतलब कि वाइटमिन्स जो होते हैं, वाइटमिन और जो सेल होते हैं, वाइटमिन जो होते हैं हमारी बॉडी में, उसको बाइंड करता है अपने साथ बाइंड करता है एज अ रिसेप्टर, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट कराता है और दूसरी जगह पहुंचाता है। अब उसी तरीके से जो बीटा ग्लोबुलिन है, सेम उसी के जैसा काम है, दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो थोड़ा अलग काम करता है।
इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं और एंटीबॉडी कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय जो हमारे प्लाज्मा सेल से, प्लाज्मा होता है उसमें से जो एंटीबॉडी निकलती है, जैसे कि जो बीटा लिम्फोसाइट होता है, ये हमारे मतलब कि मेडिसिन्स में काम आता है। जब हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो उसका जो तो बैक्टीरिया के जो अपोज काम करता है वो अल्फा ग्लोबुलिन ही काम करता है, जिसमें भी बीटा लिम्फोसाइट काम करता है। अब हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस में फर्स्ट पार्ट तो पढ़ लिए, अब सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है ब्लड शुगर लेवल। तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है हमारी बॉडी में वो 80 to 100 mg पर DL होता है, 100 mg पर DL होता है। अगर हम लोग की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हम लोग को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर हम लोग की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है उस वजह से हम लोग को एक डिजीज़ हो जाती है जिसे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब आता है थर्ड पार्ट इसी का, वो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे बॉडी में जो अप्रॉक्सीमेटली 150 mg पर DL प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अब फोर्थ आता है वो होता है ब्लड यूरिया। नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो मतलब ब्लड में यूरिया कितने mg पर DL प्रेजेंट होता है, ये इसका कहने का मतलब है। और कोलेस्ट्रॉल से मतलब ये है कि जो हमारे ब्लड जो फ्लो होता है उसमें कितना परसेंटेज और कितना mg पर DL कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारा 150 mg पर DL होता है। उसी तरीके से जो ब्लड यूरिया होता है, जो हमारे ब्लड में यूरिया प्रेजेंट होता है वो 20 to 40 mg पर DL होता है। कम होने या ज़्यादा होने पर मतलब अगर हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर कम हुआ या ज़्यादा हुआ, दोनों में ही दिक्कत हो जाएगी, जिसे हम लोग यूरीमिया कह देते हैं। अब आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो हम लोग ने ब्लड के सेकंड पार्ट में बात की थी, जो कि इराइथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ल्यूकोसाइट में कन्वर्ट थे। तो उसमें ये बताता है कि फर्स्ट हम लोग इराइथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग RBC कहते हैं। नंबर ऑफ़ RBC, हमारे ब्लड में जो नंबर ऑफ़ RBC होता है वो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी में RBC का जो ब्रेक डाउन होता है वो 1% तो हो ही जाता है, पर डे 1% हो जाता है। अब इसकी शेप और साइज़ के बारे में बात करते हैं। जो शेप और साइज़ होता है RBC का, बहुत सारे मैमल में ये बाइकॉन्केव होता है और विदाउट न्यूक्लियस होता है। अब लोग बोलेंगे विदाउट न्यूक्लियस क्यों होता है? तो विदाउट न्यूक्लियस इसलिए होता है ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बच सके और उसे एनर्जी मिल सके। न्यूक्लियस की जगह पे वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो उसे RBC को एनर्जी देता रहता है। और वहाँ पर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और बाइकॉन्केव इसलिए कहा जाता है ताकि वो स्पेस रिड्यूस करा सके। अब आगे पढ़ेंगे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है हमारे RBC में, और कैटाबॉलिक रेस्पिरेशंस भी प्रेजेंट होता है। अब जो RBC होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जो 4 हीम होता है, 4 हीम से बना होता है। हीमोग्लोबिन में भी 4 हीम प्रेजेंट होते हैं जो कि 5% होता है, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि 95% होता है। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें से 2 अल्फ़ा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो जो 2 अल्फ़ा चेन होती है जो उसमें सारे अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, और जो 2 बीटा चेन होती है उसके अंदर 146 अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। नोट यहाँ पे ये है कि हर RBC अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन रखता है अपने पास। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो RBC प्रेजेंट होती है उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वो भी कितना? वो भी 280 मिलियन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के। अब देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है RBC का। तो जो फॉर्मेशन होता है RBC का वो एम्ब्रियो में यॉर्क सैक में होता है। यॉर्क सैक मतलब होता है कि जब वोम में जो डेवलप होता है उसे यॉर्क सैक कहते हैं।
और वोम में भी आरबीसी यॉर्क सैक में भी एक बच्चे के लिवर में डेवलप हो रहा होता है और स्प्लीन में डेवलप हो रहा होता है आरबीसी। अब जब हम लोग बड़े हो जाते हैं अडल्ट एज में, रेड बोन मैरो में हमारी हड्डियों में आरबीसी बनना शुरू हो जाता है, हेड ऑफ द लॉन्ग बोन। अब रॉ मटेरियल जो होता है आरबीसी का वो आयरन होता है Fe2++4 पॉलीपेप्टाइड चेन। और मैच्योरेशन में अगर हम लोग जब आरबीसी की मैच्योरेशन हो जाती है उस समय फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 का हो जाता है वो। अब जो रेड बोन मैरो होता है, मतलब कि रेड बोन मैरो जहाँ पर आरबीसी फॉर्म होता है वो बनाता है ल्यूकोब्लास्ट, मेगा कैरियर्स और प्रो एराइथ्रोसाइट्स। तो जो ल्यूकोब्लास्ट होता है, मतलब रेड बोन मैरो जो होता है वो साथ ही साथ WBC को भी प्रोड्यूस करता है। मेगा कैरियोट मतलब प्लेटलेट्स को भी प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ आरबीसी को तो प्रोड्यूस करता ही करता है। और जो लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की, मतलब कि कितने लंबे समय तक आरबीसी जीवित रहेगा हमारी बॉडी में, तो वो 120 डेज़ होता है। आफ्टर 120 डेज़ जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है और 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 कुछ स्प्लीन में कुछ सेल्स होते हैं जो कि आरबीसी की मैक्रोफाज करके उसे स्प्लीन में पहुंचा देते हैं। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी की कब्र। ऐसा इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि स्प्लीन के अंदर ही सारे जितने भी आरबीसी मर जाते हैं उसे रखा जाता है।